Dear student, welcome back again in our today's session. So, as you can see that today we are going to discuss about on the topic nonverbal learning disorder. In previous lecture, we have already discussed about different type of disabilities like dyscalculia, dysgraphia, dyspraxia, etc. And now in today's session we will discuss about non-verbal learning disorder. So let's understand the concept of non-verbal learning disorder. अगर हम बात करें नॉन-वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर की, तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है नॉन-वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर. बेसिकली non-verbal learning disorder, also known as non-verbal learning disability. It is a neurological condition which typically emerges during the childhood but can persist through the adulthood. It is marked by one or more of a set of cognitive and sometimes social difficulties experienced by children of otherwise एवरेज और सुपीरियर इंटेलिजेंस. अगर हम बात करें नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर की, तो ये नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर के लिए हम गैर मौखिक शिक्षण अक्षमताओं के नाम से भी जानते हैं. ये उन चुनौतियों या उन चैलेंजेस को संदर्भित करती है जो गैर मौखिक क्षेत्रों में होती हैं, जिसमें लाइक जो मोटर स्किल्स हैं हमारे या मोटर कौशल हैं या दृश्य से रिलेटेड, जिसमें नॉन वर्बल क्यूज़ या नॉन वर्बल लैंग्वेज को समझने में बच्चे के लिए डिफ़िकल्टीज आती है. सो समटाइम्स पीपल डायग्नोज विद नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर ऑल्सो हैव अ ट्रबल कॉम्प्रिहेंडिंग नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन सच एज अ बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस. प्रायः देखा जाता है कि ऐसे विद्यार्थी या ऐसे व्यक्ति जो नॉन वर्बल डिसऑर्डर जैसी समस्या से ग्रसित हैं, उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है या समस्या आती है कि वे बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं और व्यक्ति के फेशियल एक्सप्रेशन को वह इंटरप्रेटेट नहीं कर पाते हैं. नाउ नेक्स्ट, here we are going to discuss about the symptoms of non-verbal learning disorder. अगर हम बात करें symptoms की, so the first one is motor skills. Motor skills like clumsiness, poor coordination, difficulty with tasks that require fine motor skills. अगर हम बात करें symptoms जिन्हें हम लक्षण भी कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं प्रायः, जिनमें लर्निंग डिसऑर्डर या जो हमारा नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर है, ऐसे में पहला आता है आपका मोटर स्किल्स. ऐसे व्यक्तियों में प्रायः पुअर कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिलता है, उनमें कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं होता है और किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो एक मोटर स्किल्स की रिक्वायर होती है, वो इन व्यक्तियों में प्रायः उनका अभाव पाया जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज विजुअल स्पेटियल स्किल्स. ट्रबल अंडरस्टैंडिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, पुअर स्पेटियल अवेयरनेस, डिफिकल्टी विद रीडिंग मैप्स और इंटरप्रिटेटिंग ग्राफ्स. ऐसे व्यक्ति प्रायः कहीं ना कहीं एक प्रकार से कठिनाई महसूस करते हैं जो विजुअल इंफॉर्मेशन है उसे समझने में. ऐसे व्यक्तियों को जो इस समस्या से ग्रसित है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है. नाउ नेक्स्ट वन इज सोशल स्किल्स. डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस लीडिंग टू चैलेंजेस इन सोशल इंटरेक्शन. अगर हम बात करें सामाजिक कौशल की, तो सामाजिक जो क्यूज़ हैं, जो सामाजिक संकेत हैं या फिर बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं या जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, इसे समझने में ऐसे व्यक्तियों को प्रायः कठिनाई होती है. वो
जो सोशल क्यूज़ हैं या बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस को इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ academic skills. So these type of persons always struggles with math and handwriting despite strong verbal abilities and good memory for verbal information. मौखिक क्षमताएं होने या मौखिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो वर्बल इन्फॉर्मेशन है और जो मौखिक एक प्रकार से कहा जाए जो एबिलिटीज़ हैं और एक अच्छी मेमोरी होने के बाद भी ऐसे व्यक्तियों को प्रायः मैथ्स में या हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं कि जो कहीं ना कहीं व्यक्ति, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, उनको मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम आती है। किसी प्रकार की जो विजुअल स्पेटियल स्किल्स हैं वो उनके बेटर नहीं होते हैं, वो विजुअल जो क्यूज़ हैं उसको इंटरप्रिटेट करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे विद्यार्थियों को उनके सोशल स्किल्स उतने बेहतर नहीं होते हैं जितने एक सामान्य व्यक्ति के होते हैं। और एकेडमिक स्किल्स की अगर बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति प्रायः मैथ्स और उनकी हैंडराइटिंग उतनी बेहतर नहीं होती है जितनी एक सामान्य बच्चे की होती है। Now next, here we are going to discuss about diagnosis. We can diagnose typically into three ways. The first one is psychological evaluation, comprehensive assessment via psychologist. एक साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से हम ये असेस कर सकते हैं, हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि एक बच्चे में इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है और उसके पीछे के क्या कारण हैं। तो हम पहले साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के थ्रू बच्चे में इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ एजुकेशनल टेस्टिंग, assessment to identify specific learning challenges. That means एजुकेशनल टेस्टिंग, कुछ टेस्ट के थ्रू, जो एजुकेशनल टेस्ट हैं उसके थ्रू भी हम इस प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग द चाइल्ड्स बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस इन वेरियस सेटिंग। अर्थात जो विभिन्न प्रकार की जो बच्चे के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑब्जर्व करने के पश्चात हम ये असेस कर पाते हैं, हम इस प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं। सो बेसिकली तीन तरह से हम इस प्रकार की प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं। पहला है आपका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, सेकंड है आपका एजुकेशनल टेस्टिंग, थर्ड है आपका ऑब्जर्वेशन। इन तीन विधियों के माध्यम से हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। Now next one is management strategies, how we can manage this problem. So the first one is educational support. Under the educational support there are 2 points are mentioned. The first one is special education service, that means tailored educational plans and accommodation. अगर हम बात करें मैनेजमेंट की कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं कि ये समस्या और ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए पहला आता है आपका एजुकेशनल सपोर्ट। एजुकेशनल सपोर्ट जिसे हम शैक्षिक समर्थन भी कहते हैं। अंडर द एजुकेशनल सपोर्ट वी हैव मेंशन 2 पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को विशेष एजुकेशन सर्विसेज प्रदान की जाए, उनके लिए एक एजुकेशनल प्लान्स, जो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स हैं उसको बनाया जाए। उसके बाद उस इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान के तहत उन बच्चों की लर्निंग कराई जाए। नाउ द सेकेंड वन इज ट्यूटोरिंग, फोकस सपोर्ट इन चैलेंजिंग एरियाज लाइक मैथ्स एंड हैंड राइटिंग, अर्थात गणित और जो हैंड राइटिंग है, जो मैथ्स एंड हैंड राइटिंग में ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं चैलेंज फेस कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ट्यूटोरिंग की व्यवस्था की जाए, उनको एक्स्ट्रा क्लास और एक्स्ट्रा अटेंशन प्रदान किया जाए। नाउ द सेकेंड वन इज थेरेपिस्ट। अंडर द थेरेपिस्ट वी हैव मेंशन्ड 2 पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, second one is social skills training. The first occupational therapy
टू इम्प्रूव मोटर स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन, अर्थात मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और बच्चे में कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए बच्चे के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की व्यवस्था की जाए। नाउ द सेकेंड वन इज सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, दैट मीन्स टू इन्हांस द अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ सोशल क्यूज। सोशल क्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो सोशल स्किल्स है उसकी ट्रेनिंग प्रदान की जाए विद्यार्थियों के लिए, जिससे कि वह सोशल क्यूज है उसको समझ पाएँ, जो बॉडी लैंग्वेज है उसको इंटरप्रिटेट कर पाएँ। नाउ द थर्ड वन इज classroom accommodation. Under the classroom accommodation, we have mentioned 3 points. The first one is visual support. That means use of diagram, charts and visual aids. अगर हम बात करें क्लासरूम एकोमोडेशन की, कैसे हम क्लासरूम में इस समस्या को मैनेज कर सकते हैं, तो पहला आता है आपका विजुअल सपोर्ट। ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्रायः जो विजुअल सपोर्ट जो TLM है इसके थ्रू लर्निंग कराई जाए, जैसे जितना हो सके हम डायग्राम का यूज़ करें, विजुअल एड्स का यूज़ करें, चार्ट्स का यूज़ करें, जिससे कि बच्चे की आवश्यकता अनुसार हम बच्चे को लर्निंग प्रदान कर पाएँ। नाउ सेकेंड वन इज़ एक्स्ट्रा टाइम, अलाउ द एडिशनल टाइम फॉर टास्क एंड टेस्ट। अर्थात ऐसे विद्यार्थी जो इस समस्या से पीड़ित हैं, जो इस समस्या से ग्रसित हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम प्रदान किया जाए, जिससे कि वह जो टास्क उनको दिया गया है उसको कंप्लीट कर सके। नाउ द थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर नोट टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। अर्थात अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी की, तो ऐसे विद्यार्थी जो इस समस्या से पीड़ित हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो उनकी आवश्यकता है उनके अनुसार असिस्टिव टेक्नोलॉजी का चयन करते हुए उनकी लर्निंग कराई जानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज पेरेंटल सपोर्ट। If we talk about parental support, we have mentioned here 2 points. The first one is advocacy. That means ensuring the child receive appropriate accommodation and support. हम इस बात को सुनिश्चित करना है कि बच्चे को उचित जो व्यवस्थाएं हैं वो प्राप्त हो रही हैं या नहीं। Second one is home strategies. That means structured routines, visual schedules and clear instructions at home. घर पर एक प्रकार से जो स्ट्रक्चर्ड रूटीन है वह बनाए रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि पेरेंट का सपोर्ट लिया जाए, जिससे बच्चे के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन दिया जा सके और उनका जो एक प्रकार से जो लर्निंग है उसको बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू।